डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्वेल्थ का पॉलिटी में टॉपिक जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ थी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और करीब हमारा भारत देश 1857 से लेकर के 1857 ईस्वी से लेकर के और 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेज़ों के द्वारा पूरा के पूरा हुकूमत के अंडर में पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ देसी रियासतें थे और कुछ जो अंग्रेजी सरकारों द्वारा जो आधिपत्य जगह था वो सारे थे। और ये सभी को क्या किया गया कि एकजुट करके जब हमारा भारत देश बना, हमारा भारत देश कहीं कह सकते कि एक नया पुनर्जन्म हुआ, उस समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो भी भारत के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे उस समय के लीडर थे, नेता थे, उन लोगों ने काफ़ी संजो करके इस भारत देश को आगे बनाने में काम किए। तो आइए हम लोग अपने भारत का जो परिदृश्य है उसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखते हैं चीज़ों को, और अच्छे से क्या करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा जो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जो हमारे भारत देश का जो राष्ट्र निर्माण हुआ था उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आया था उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। समझिए, थोड़ा सा ये बेसिक की तरफ चलते हैं। बेसिक की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें, ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास का कुछ हद तक जानकारी हो तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे से समराइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग आइए इस टॉपिक को देखते हैं कि कैसे क्या हमारा भारत देश का पुनर्गठन होने में जो समस्याएं हुई है वो समस्याएं किस किस तरीके की थी और क्या क्या थे वो देखिए हम लोग पढ़ेंगे भारत की आज़ादी के बारे में। हमारा देश आज़ाद कब हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के एक दिन पहले गांधी जी बोले थे कोलकाता में, सब लोगों को संबोधन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को उन्होंने बताया था कि हमारा देश कल आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन हम ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक गम का बात ये भी है कि हमारे देश का बंटवारा हो जाएगा। मतलब खुशी और गम दोनों जो है एक साथ ही साथ हमारे देश के आज़ादी के क्रम में आया, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक है, सब टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे। लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज का गुलामी हमारे देश के अंदर में क्या कि अंग्रेजी हुकूमत रहा। 1857 से पीका वर्ष देखते हैं 1947, 190 वर्ष होता है, करीब 200 वर्ष मानिए। अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान क्या हुआ? आज़ाद हुआ। हमारा देश, प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को क्या मिला? देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? देश के विभाजन का। हमारा भारत देश को क्या किया गया? 2 भागों में बांटा गया। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कहा कि ये भागवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट है, जिसको एक ये अपने जो बुक में भी ये लिखे थे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इन्होंने कहा था इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, है ना। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से ये भाषण दिए थे। ये भाषण काफ़ी लोगों को सुनाया गया था, और इसमें किस किस तरीके से आज़ादी मिला है, आगे क्या क्या हमारा राष्ट्र निर्माण करने में क्या काम को करना है। हम जो जनता को ये इन्होंने बताया कि आपका जब तक हमारे ऊपर भरोसा होगा तब तक आप हमें चुन सकते हैं, चयन कर सकते हैं, हम आपके भलाई के लिए आए। जो बातें एक अच्छे लीडर के तौर पर बोला जाता है, इन्होंने बात को बताया था और लोगों को इन्होंने समझाया कि हमारा भारत देश बहुत जर्जर स्थिति में है। जिस स्थिति में मिला है हम अंग्रेज़ों से, उससे हमको काफ़ी आगे बढ़ाकर ले जाना है, और देश को उस समय बहुत बदहाल स्थिति था, वहाँ से ले जाने का काम भी उन्होंने किया। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी सहमति थी। लड़ाई जब चल रहा था 2 बात का सहमति था। क्या था? पहला बात, आज़ादी के बाद देश का शासन कैसा होगा? देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से होगा। लोकतांत्रिक पद्धति कहने का मतलब कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जो होगा, चयन किए गए लोग ही इसको सत्ता में बैठेंगे। ठीक है, और सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। सरकार जो होगी वो किसी वर्ग के साथ अनदेखा नहीं करेगी, सारे के सारे वर्गों के साथ वो काम करेगी। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आज़ाद भारत का जो नए राष्ट्र का चुनौती था वो क्या था? हमारा जो भारत देश आज़ाद हुआ उसके सामने जो आज़ाद हुआ देश 15 अगस्त 1947 को, उसके सामने चुनौती क्या क्या सामना करना वो देखिए। तो इसके अंदर 3 बात का उसको काफ़ी ज़्यादा चुनौती करना पड़ा था। प्रथम क्या था? एकता एवं अखंडता की चुनौती। दूसरा क्या था? लोकतंत्र का स्थापना करना था। और तीसरा क्या था? समानता। ये जो तीसरा जो बात आता है वह कि समानता पर आधारित विकास था। माने सबके सहमति से क्या करना था? डेवलपमेंट का काम करना था। सबके सहमति मतलब ऐसा डेवलपमेंट का काम करना था जिसपे क्या हो? सबका फायदा हो, सबका क्या हो? सहमति हो।
आइए देखते हैं। एकता एवं अखंडता की चुनौती में क्या उन्होंने बताया। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। मतलब ये भारत को ऐसे भी कहा जाता था, भारत द्वीप कहा जाता था, भारत द्वीप कहा जाता था, एक महादेश के जैसा देश था ये। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्मों के अनुयायी रहते थे। ये जो भारत का जो बगीचा था काफ़ी ज़्यादा क्या था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। बगीचा वही अच्छा लगता है जिसमें हर तरह के पौधे, हर तरह के फूल खिले हों, वो बगीचा। भारत एक बगीचा वाला, जो विभिन्न तरह के जो जनता है, पब्लिक है, उस बगीचा के तौर पर यहाँ लोग रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की एक चुनौती थी। अब बात था कि इन सबको लेकर के एक साथ कैसे चला जाए। पहले प्रांतों में, देसी राजवाड़ों में बटे हुए थे। अब सबका क्या था, भारत देश क्या बना था, एक भारत देश एक संघ बन गया था, और इन सबको लेकर चलना ये कठिन कार्यक्रम था। ये बहुत ही चुनौती थी। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब की बात है ये। अब इसमें दूसरा जो पहलू आता है, क्या चीज़, लोकतंत्र की स्थापना करना, कि भाई लोकतंत्र का भी स्थापना करना है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। कैसा अपनाया, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र करने का मतलब है कि आज कैंडिडेट खड़ा होंगे, अपने अपने क्षेत्र से खड़ा होंगे, जो जीतेंगे उनको क्या होगा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, देश को सेवा करने का और जनता को सेवा करने का मौका मिलेगा। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को क्या दिया गया, मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया। भारत देश के प्रत्येक नागरिक क्या करेंगे, अधिकार, जो वयस्क हो गए वो वोट देंगे, और उनको एक अपना अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया। आगे चल के मौलिक कर्तव्य, ये सब पर भी बात किया गया। दूसरा बात किया गया कि समानता पर आधारित विकास का भी बात किया गया, कि ऐसा विकास का काम करना है जो क्या हो, सबके लिए बढ़िया हो, सबके लिए समान रूप से बेटर हो। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि समानता रूप से जो डेवलपमेंट का काम था वो किस तरीके से था। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण की बात किया गया। किस चीज़ में, जो भी समाज के वर्ग हैं, ग्रामीण समाज हो, शहरी समाज हो, या निम्न वर्गीय समाज हो, उच्च वर्गीय समाज हो, सारे समाज का क्या हो, कल्याण की बात किया गया। न ही किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी वर्गों को क्या मिले, सभी वर्ग को भी क्या मिले, सभी वर्ग को भी समान व्यवहार किया जाए। और सामाजिक रूप से वंचित जो वर्ग है और धार्मिक सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी क्या किया जाए, विशेष सुरक्षा दिया जाए। इस तरीके का बात किया गया। जो और ये करना उस समय के समय में काफ़ी क्या था, काफ़ी कठिन था। अभी के समय में टेक्निकल युग भी नहीं थे, एक जगह से दूसरे का मैसेज पहुंचाना भी काफ़ी टफ था। उस समय उस सिनेरियो में देश को संभालना बहुत बड़ी चुनौती थी। हम आप समझ सकते हैं कि अभी से 70-80 वर्ष पहले का जो बात है वो कितना टफ रहा होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जो एक इसमें टॉपिक आता है, इसको समझते हैं हम लोग। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था वो समझिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत है ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत करने का मतलब क्या होता है वो देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौम का देश था, है ना। हिंदू मुस्लिम दोनों के देश थे, दोनों लोग अग्रणी भूमिका निभाए थे आज़ादी के लिए। अच्छे अच्छे लीडर सब लोग मिलजुल के एक आइडिया लगा करके कैसे क्या, क्योंकि आज़ादी के समय बिल्कुल प्लानिंग करके संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी थी। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। ये पाकिस्तान की मांग करने वाले कौन थे, पार्टी मुस्लिम लीग थे। अब ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान का डिमांड किए, और आज़ादी के समय क्या होता है, भारत का विभाजन हो जाता है। अंग्रेज चाहता भी था कि जाते जाते क्या करें, भारत को तोड़ करके जाएं, भारत का विभाजन करके जाएं। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब दो राष्ट्र बनेगा, एक बनेगा मुसलमानों के लिए, एक बनेगा जो किसके लिए बनेगा, जो गैर मुसलमान होंगे उनके लिए बनेगा। भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान का मांग किया। किसका मांग किया, पाकिस्तान की मांग की। दूसरी पॉइंट देखिए, है ना, दूसरी पॉइंट देखिए। भारत का विभाजन का आधार क्या था, धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। धार्मिक बहुसंख्या, जो भारत का विभाजन था वो किस आधार पर बटा गया, धार्मिक बहुसंख्या का आधार बना करके भारत का विभाजन किया गया। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल करने की बात किया गया। कौन सा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये दो एरिया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान है वही है, पूर्वी पाकिस्तान आज क्या बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। ये दोनों, और इनके मध्य में भारतीय भूभाग का क्या था, भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार था। आप जब मैप में देखेंगे तो इसके मैप में जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो बांग्लादेश है, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन चुका है, जो जिसको बंटवारा किया गया था, बंटवारा करने पर पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बनाया गया था, वही पूर्वी बंगाल आने वाले समय में क्या हुआ, बांग्लादेश बना। तो उस बीच में क्या था, भारत का बहुत बड़ा भूभाग का विस्तार उसके बीच में था। ठीक है, ये है भी।
मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। सारे के सारा जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान जो मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम लोग थे, वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता, नाम था इनका खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा, इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से एकदम खिलाफ थे कि नहीं, देश का बंटवारा सही नहीं है, देश का बंटवारा बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इसके क्या है खिलाफ है, ये हमको पसंद नहीं है। भारत एक देश रहेगा, इसी में सारे लोग रहेंगे, कोई बंटवारा नहीं होगा। ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था, इसके बिल्कुल ये क्या थे, खिलाफ थे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में है कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश है ना, देखिए जो ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत कहाँ थे, ब्रिटिश इंडिया का क्योंकि भारत दो तरह के क्षेत्रीय शासन के रूप में बटा होता है, एक देसी राज्य रजवाड़े का, दूसरा कौन था, ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर वो भूभाग जहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत चला करती थी। तो मुस्लिम बहुल प्रांत जो पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से किससे बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के के आधार पर बनाकर किया गया। देखिए जहाँ पर मुस्लिम लोग का बहुसंख्यक था वहाँ पर इसको किस आधार पर बांटा गया, इसको मुस्लिम बहुसंख्यक को देखते हुए इसको बांटा गया, उस एरिया को बांटा गया। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था, केवल और केवल किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए दोनों ओर अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे। अब जिस एरिया में पाकिस्तान के एरिया पर गया था वहाँ पर जो हिंदू थे, कम आबादी वाले थे, वहाँ के लिए वो अल्पसंख्यक बन गए। यहाँ के लिए मुस्लिम जो थे बहुसंख्यक थे, और यहाँ उसी एरिया में जो हिंदू थे वो अल्पसंख्यक हो गए। तो ये दोनों के लेकर के काफ़ी लोगों में क्या था, आपत्तिजनक बात और निराशावादी और एक जो दंगाई सभी माहौल काफ़ी जनरेट हुआ था आज़ादी के समय। अब उन लोगों को मन में था कि भाई उनका क्या होगा, जो आदमी अल्पसंख्यक वर्ग है, जहाँ पे मुसलमान को जो मुस्लिम लोगों को जो पाकिस्तान क्षेत्र दे दिया गया, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अब जो गैर मुस्लिम हैं और कम संख्या में, उनका क्या होगा। वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, वो कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, कि वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये सब बहुत सारी चुनौतियाँ थी जिसको सही करना था। अब देखिए विभाजन से जो क्या क्या समस्या आया उसको देखिए, विभाजन की आई मुख्य समस्या क्या क्या था वो देखते हैं हम लोग। आगे चल टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलते हैं, फिर आराम से बुक से देखना है, फिर आगे क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है, और हम इस टॉपिक को समराइज करके पढ़ रहे हैं, अभी समराइज करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भारत विभाजन, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट देखिए कि भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों, ये कौन सा बात नहीं कहा गया था, देखिए कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। जैसे जो एरिया मुस्लिम लोग को दे दिया गया, तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे उनको ये नहीं कहा गया कि आपको वापस में क्या जाना है, भारत आ जाना है। चाहे यहीं पे जो मुस्लिम क्षेत्र जो लोग थे और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे उनको ये नहीं कहा गया कि आपको क्या करना है, पाकिस्तान में चला जाना है। ये एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। और विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बटने वाले इलाकों में हिंदू मुसलमान में क्या हो गया, दंगा भड़कना शुरू हो गया था। विभाजन से पहले, विभाजन हुआ नहीं ताकि ये चर्चा बढ़ गया, और उससे पहले ही क्या हो गया, दंगा वगैरह होना शुरू हो गया। और दंगा वगैरह होना शुरू होने का मतलब यह था कि बहुत ज़्यादा खून खराबी की स्थिति था। अभी जैसा टेक्निकल समय बिल्कुल भी नहीं था, हम लोग जानते हैं, ताकि उसको जाके कुछ मैसेज दे के और चीज़ को शांत कराया जा सके। मतलब बहुत गजब ढंग का खून खराब और स्थिति पैदा हो गया था। दूसरा पॉइंट देखिए, पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कहाँ आना पड़ा, पूर्वी पंजाब में आना पड़ा। आज पंजाब दो है, पंजाब एक पश्चिमी पंजाब है, दूसरा पूर्वी पंजाब है। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ गया, और पूर्वी पंजाब जो हमारे देश भारत देश में है, वहाँ से क्या किया, पश्चिमी पंजाब से जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब एरिया, वहाँ से लोग जान बचा कर क्या हुए, जमीन जायदाद घर द्वार सब छोड़ करके भागे थे। भाग मिल्खा भाग मूवी देखिएगा तो मिल्खा सिंह उसमें बताते हैं कि अपने जीवन में एक बार मैंने उनको एक स्टोरी आता है जिसमें वो घर द्वार बचा के यहाँ पर भारत में आते हैं, भाग करके आते हैं। उनको क्या आना पड़ा, भारत आना पड़ा, और इस प्रकार मुसलमानों को क्या करना पड़ा, पाकिस्तान जाना पड़ा। मतलब ये विभाजन से पहले का एक घटना का क्रम जो है धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, ये स्टार्ट हो गया। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, केवल भारत का भूमि का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, भारत की संपदा का बंटवारा हुआ। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में क्या मिला, शरणार्थियों का पुनर्वास का समस्या मिला। जो भी लोग आ रहे थे भारत पाकिस्तान वाला एरिया से, वो सब शरणार्थी थे, उन लोगों को क्या करना पड़ा, कैसे क्या एडजस्टमेंट होगा, कहाँ रखे, खाना खिलाएं, कैसे क्या करें, वो सारा चीज़ का पूरा जो बोझ था वो किस पर पड़ गया, वो भारत पर पड़ गया।
अब देखिए, लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया, जहाँ तक हो सका सब लोग को क्या किया गया, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करके उनको ढंग से रखा गया। और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक बड़ा पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया, बहुत बड़ा क्या बनाया गया, पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। उस मंत्रालय को जिम्मेवारी दी गई, वो जिम्मेवारी दी गई कि जो भी लोग हमारे देश में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं हमारे देश में, उन सब लोगों को क्या करें, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत न, उनको देख रेख और उनका ख्याल रखा जाए। ठीक है। अब विभाजन का परिणाम क्या होता है वो देखिए, विभाजन जो देश हुआ तो विभाजन का परिणाम क्या होता है, विभाजन का क्या परिणाम हुआ। पहला पॉइंट देखिए कि लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। अब समझिए, कुछ मुस्लिम लोग जो हैं नहीं जाना चाह रहे थे, यहीं रहना चाह रहे थे, फिर भी उनके साथ वाले लोग को असमंजस में स्थिति में वो चले गए। जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे उनको क्या होना पड़ा, यहाँ आना पड़ा। कुछ ऐसे भी मुस्लिम परिवार रहे होंगे पाकिस्तान में जिनको मन हुआ कि नहीं भारत में रहेंगे, वो वहाँ से यहाँ आ गए। तो कहीं भी कभी क्या था कि काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम मैंने काफ़ी ज़्यादा ये मजबूरन जो है ना, कुछ जो क्योंकि स्थिति इस तरीके की बन चुकी थी जिसमें मजबूरन क्या करना पड़ा, अपना घर को छोड़ करके उनको विस्थापन करना पड़ा। ठीक है। बड़े स्तर पर हिंसा का भी शिकार होना पड़ा था, जो हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखते हैं इन चीज़ों को। अमृतसर और कोलकाता में क्या हुए, सांप्रदायिक दंगे बहुत भारी तरीके से अमृतसर और कोलकाता में किया गया हुआ। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। लोग कहाँ रहते, शरणार्थी शिविर में रहते थे, जान बचा के रखते थे, सब एक इकट्ठे रहते थे ताकि उन पर क्या हो, किस तरह का हमला ना हो। औरतों को अगवा किया गया और जबरन शादी करनी पड़ी औरतों को, और उसका क्या किया गया, धर्म बदला गया। ये सब चीज़ें हुआ जो विभाजन का परिणाम में आपको क्वेश्चन में आएगा तो पूछा जाएगा। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को क्या किया, मार डाला। देखिए कितना तकलीफ वाली बात है कि अपना खुद का परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की बहू बेटियों को क्या करना पड़ रहा है, उनको मार देना पड़ रहा है ना। वित्तीय संपदा थी, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर और पुलिस को भी बंटवारा हुए। मतलब टेबल कुर्सी भी हुआ बंटवारा, पैसा कौड़ी तो हुआ ही, टाइपराइटर बंटवारा हुआ, पुलिस के भी बंटवारा हुए कि इधर हमारा ये पुलिस रहेगा, उधर हमारा वो पुलिस रहेगा, पुलिस के भी बंटवारे हुए। 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पर आना पड़ा। कहाँ आना पड़ा, सीमा पे आना पड़ा, बॉर्डर पे आना पड़ा। और देखिए 5 से तो 10 लाख लोग थे, उन लोगों अपनी जान गंवाई। 5 से 10 लाख लोग, ये डाटा इससे अधिक ही लोग मरे होंगे, है ना। 5 से 10 लोग का जो डाटा दिया गया है, या उससे अधिक लोग ही मरे होंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ, और ये जो आज़ाद होने के कारण हुआ कि नहीं, भारत जो है एक राज्यों का संघ बनेगा। और उसमें कहा गया कि भाई देखिए, जो भी राज्य रजवाड़े हैं वो भी क्या कर सकते हैं, या तो वो स्वतंत्र अपना देश के रूप में रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, या भारत के साथ आके मिल सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ जाकर के मिल सकते हैं। ऐसा भारत जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में ऐसा बात को बताया गया था। ठीक है। तो आइए, स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में इस तरीके का बात को कहा गया था, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, वो टॉपिक आएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि राजमार्गों का भारत में विलय किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से किया गया, वो चीज़ को अच्छे से सीखिए, देखिए अच्छे से। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देखिए, भारत 2 भागों में बंटवारा हुआ। कितने भागों में भारत का बंटवारा किया गया, 2 भाग में। एक था ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। ये कितना था, ये 565 की संख्या में था। कितना था, लगभग 565 की संख्या में ये देसी रियासत था। और एक एरिया जो था वो कौन सा था, ब्रिटिश भारत का एरिया था, ब्रिटिश भारत का एरिया था। ये 2 तरीके थे। कौन सा, स्वतंत्रता प्राप्ति, आज़ादी के पहले भारत के 2 भाग थे। रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में किनका बहुत बड़ा योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय के क्या थे, गृह मंत्री थे। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इनका पूरा भारत को बनाने में इनका ही योगदान, मुख्य रूप से इनका योगदान रहा है। जो अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या किया, राज्य किया था, शामिल होने के लिए राज्य किया था। जो न माना था उसको जबरदस्ती मना लिया गया था। ठीक है। रजवाड़ों के विलय में समस्या हुआ, जिनका जो रजवाड़े के जो विलय थे, अब क्या समस्या था वो देखिए, रजवाड़ों के विलय में समस्या क्या आया था वो देखिए। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आज़ाद होने जा रहा है, मतलब ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहेगा, अब स्वयं प्रभु राज्य जो है, देश जो है वो बनने जा रहा है। ऐसे में रजवाड़ों भी आज़ाद कर दिए जाएंगे, मतलब जो राजे रजवाड़े हैं, जो जहाँ राजा थे, वो भी क्या कर दिए जाएंगे, उनको भी आज़ादी मिल जाएगा, उनको भी आज़ादी मिल जाएगा। ठीक है। रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। ये एक ब्रिटिश का जो आज़ादी के तुरंत जो पहले अंग्रेजों का ये कहा हुआ बात था।
ठीक है, कि या तो जो राजे रजवाड़े हैं वो तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यह फैसला राजा को करना था, जो रजवाड़ा था उसके क्या करना था, वहाँ के जो राजा थे उनको करना था। जनता की इसमें कुछ नहीं चलनी थी कि भाई पब्लिक का नहीं चलना था, ये राजा तय करेगा कि वह भारत के साथ रहना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, कि खुद का अपना एक जो है राजवाड़ा या देश बना करके रहना चाहता है। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अब मान लीजिए कि कोई देश हो, अपना भारत देश के बीच में दूसरे राज्य रजवाड़ा होते तो क्या होता, चारों तरफ से जो भी स्टेट पड़ता है उसको क्या होता, हमेशा सीमा के लिए लड़ाई झगड़ा मुश्किल होते रहता है। जैसे जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता जा रहा है, बहुत सारा समस्या आता। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते हैं तो ना जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत देश तब इस तरीके से हमारा भारत का ऐसा भी नक्शा भी कितना प्यारा दिखता है, वो इस तरीके से हमारे भारत का नक्शा नहीं दिखता। ये त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद करने को कहा। किसके? त्रावणकोर के राजा की हम क्या करेंगे, हम अपने आप को फ्री जो स्टेट है वो बना के रखेंगे। और अगले दिन हैदराबाद के जो निज़ाम थे ने ऐसा किया। भोपाल के जो नवाब थे वो संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। ये सब लोग त्रावणकोर, हैदराबाद के निजाम हो गए, और जो भोपाल के जो ये तीनों राजा रजवाड़ा का नाम बताया गया, ये सब लोग चाहते थे कि हमारा क्या हो, ये स्वतंत्र हो, हम अकेले रहें। हम क्या रहें? हम अकेले रहें। ठीक है, आइए देखते हैं रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की क्या भूमिका थी। 500 लगभग कहा जाता है कि 565 जो है देसी रियासतें थी। देसी रियासतें को किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब लोग को एकजुट करके हमारा प्यारा भारत देश का निर्माण किया, इसके बारे में देखिए। भारत देश के छोटे बड़े टुकड़ों हो जाने की संभावना बनी। ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों का कहना था कि रजवाड़ों को उनकी मनमर्जी के फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। मुस्लिम लीग का कहना था कि भाई जो राजे रजवाड़े है वो क्या करे, अपना मनमर्जी का, उनको मन है तो भारत में रहे, उनका मन है पाकिस्तान में रहे, उनका मन है तो फ्री रहे, वैसे करके रहने के लिए छोड़ दिया गया उनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया था। अथक प्रयास करके और कहीं सैनिक भेज करके, कहीं राजा के द्वारा विलय पत्र में शामिल करा करके, इन सब बहुत सारे तरीकों से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, चतुराई और सूझबूझ के द्वारा इन सबको भारत में क्या किए, शामिल किए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं देसी रियासतों के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या बातें थी वो देखते हैं। क्या क्या बातें थी देसी रियासत के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। बहुत सारे लोग क्या भारतीय संघ में शामिल होना, ज़्यादातर लोग शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। किसके लिए? स्वायत्तता देने के लिए क्या थी, तैयार थी। जैसे जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने के लिए क्या थी, रेडी थी। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान और पकड़ रही थी, खींचतान और जोर पकड़ रही थी। और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था कि भाई देश का एकता और अखंडता का सवाल है। अगर इस तरीके से हमारे देसी राजे रजवाड़े लड़ते चले जाएं तो क्या होगा, हमारा देश बहुत टुकड़ों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, और इतना इम्पोर्टेंट हमारा भारत उतना सशक्त नहीं बन पाएगा। ठीक है, अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपना विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सहमति पत्र को क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो पूछा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो है, एक सहमति पत्र है जिसमें आज़ादी के समय जो राजे रजवाड़े थे, जो भारत के साथ रहने के लिए, भारत में विलय रहने के लिए उस विलय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसे कहा जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की जो रियासतें थी उसको विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इसको ये लोग मिले लेकिन था ठीक तरीका से जल्दी नहीं मिले, इन पर थोड़ा कमर कसना पड़ा, फिर जाके क्या हुए, ये लोग आपस में मिले। अब देखिए हैदराबाद का विलय किस तरीके से होता है। देखिए हैदराबाद का विलय किस तरीके से हुआ, आइए उसको देखते हैं हम लोग, है ना। हैदराबाद का विलय किस तरीके से हुआ, चलिए उसको देखते हैं। देखिए हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। वहाँ के जो राजा थे, जिस तरीके से देसी रियासतों में राजा नाम दिया जाता था, वैसे यहाँ क्या कहता था, निजाम नाम दिया जाता था, है ना। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता दिया। कहा कि हमको जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दीजिए,
हम जिस तरीके से हमको वैसे ही रहने दीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल इसको कहा जाता था उस समय का रजाकार, क्या कहा जाता था, रजाकर को लगाया। जो अर्धसैनिक बल है उसको लगाया, जिसको उस समय क्या कहा जाता था, रजाकर कहा जाता था, उसको लगाया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्यवाही के द्वारा, तब ये किसको लगा दिए, आर्मी को लगा दिए। कार्यवाही द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में क्या कर लिया गया, भारतीय संघ में मिला लिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर भी आनाकानी कर रहा था मणिपुर मिलने के लिए। मणिपुर के जो राजा थे वो नहीं मिल पा रहे थे, उसको देखते हैं किस तरीके से मिलाया गया। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह, कौन, महाराजा बोधचंद्र सिंह और भारत सरकार के बीच में विलय के सहमति पत्र हस्ताक्षर हुए। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया और इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। और जनता का निर्वाचन हुआ कि चलिए भाई राजा के साथ रहिएगा कि भारत देश में आके रहिएगा, तो जनता वोट दिया कि नहीं हम भारत देश के साथ रहेंगे, भारत की एकता अखंडता के साथ रहेंगे हम। इसलिए क्या हुआ, ये जो है मणिपुर आकर के क्या हुआ, भारत में मिल गया। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखें। मणिपुर हमारे देश का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, मतलब पूरी तरीके से व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को वहाँ पर अपना करके जून 1948 में, और ये चुनाव हुआ। चुनाव के तौर पर क्या हुआ कि वे लोग भारत देश में आकर के मिलने की बात की है। ठीक है, आइए हम लोग आगे और देखते हैं। ये अब ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। आप लोग अच्छे से बुक को भी एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक का भी समराइज पॉइंट है, इसको अच्छे से समझेंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। 2-3 बार इसको देख लेंगे, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसका नोट्स बना लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन। अब जितने भी जो राज्य थे, देसी राज्य रजवाड़े थे, उसका किस तरीके से पुनर्गठन किया गया उसके बारे में आइए देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के समय, औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजी हुकूमत के समय, प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया। किसके सुविधा, प्रशासनिक। अंग्रेज चाहते ही थे किस तरीके से वहाँ हम शासन बढ़िया कर सके, उसी के हिसाब से उसका जो है स्ट्रक्चर को रेडी किया गया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत में किस आधार को बनाया गया, स्वतंत्र भारत में भाषाई और संस्कृति बहुलता को आधार बनाया गया। किसका बनाया गया, जो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इसको आधार देखा गया कि एक जैसे लोग रहेंगे, एक जैसे बोली विचार संस्कृति अभिव्यक्ति उनका रहेगा, तो क्या रहेगा, वो लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। ठीक है, राज्यों का गठन की मांग हुई और ये क्या हुआ, भाषा के आधार पर प्रांत का गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, में पहली बार शामिल किया गया था। पहली बार शामिल कि भाषा के आधार पर राज्यों को क्या किया गया, पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किस तरीके से होता है ये उसको देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण है ना, देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थिति में क्या था, तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत को तेलुगु भाषी इलाकों से क्या कर दिया जाए, अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे पोट्टी श्री रामुलू, नाम था इनका, पोट्टी श्री रामुलू की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या हो जाती है, इसके चलते मृत्यु हो जाती है। ये लोग चाह रहे थे कि जितने भी जो तेलुगु भाषी लोग हैं, जो मद्रास प्रांत का तेलुगु भाषी इलाका है, उसको क्या कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। और ये पहला ऐसा देश था, ये पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर, ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला ये क्या था, पहला राज्य बना था। भाषा के आधार पर जो राज्य बना, क्योंकि ये नागपुर अधिवेशन 1920 में बात चला था कांग्रेस के अधिवेशन में, और ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य है जो बनाया गया। कब बनाया गया, 1952, दिसंबर 1952 में बनाया गया। अब आते हम लोग देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, कि राज्य को किस तरीके से कमीशन का गठन किया गया है ना, जिसका काम था क्या चीज़, कि राज्य को क्या करें, स्टेट रिफॉर्म कमीशन नाम है इसका, स्टेट रिफॉर्म कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन का क्या किया गया, आयोग का गठन किया गया। देखिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए राज्य
गठन जो आयोग है उसके बारे में फिर से देखते हैं कि राज्यों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, भाषा के संस्कृति के आधार पर किस तरीके से एडजस्ट किया जाए उसके बारे में। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे, नाम उनका क्या था, फजल अली, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। 3 सदस्यीय राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया। और आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी वो देखिए, आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी उसको देखिए। त्रिस्तरीय भाग एबीसी 3 भाग थे। राज्य प्रणाली को क्या किया गया, समाप्त किया गया, है ना। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर, उस समय मणिपुर जो था कि क्या था, मणिपुर क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। तो कहा गया कि 3 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के जितने भी जो एरिया है सबको क्या किया जाए, उसके जो नियरेस्ट जो राज्य है उसमें क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। और राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। राज्यों का जो निर्धारण हो बने, उसको जो मिलाना है, जिसको मिलाना है उसको कहाँ मिलाओगे, उसमें मिलाओ जो उसी के जैसा बोली और संस्कृति का है, उसी के साथ उसको क्या कर दो, मिलाओ। ठीक है, ये बात कहा गया एसआरसी के द्वारा कहा गया, है ना, ये बात ये कहा गया। अब परिणाम क्या निकल के आता है वो देखिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत किए ये लोग, 1955 में प्रस्तुत किए। इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश के 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। तो 1955 में आपसे पूछा जाएगा, 1955 में पूछा जाएगा कि कितने राज्य थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे भारत राज्य में। और संघ शासित क्षेत्र में जो बाद में राज्य बने, जो पहले संघ शासित केंद्र शासित राज्य थे, जो बाद में बने, मिजोरम को जोड़ा गया, मणिपुर को जोड़ा गया, त्रिपुरा को जोड़ा गया, गोवा को जोड़ा गया। और इन सब राज्यों को क्या किया गया, धीरे धीरे जोड़ करके आज हमारे भारत देश में कितना बन चुका है, 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, है ना, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरीके से हमारा भारत देश का क्या हुआ है, भारत देश का हमारा पुनर्गठन किया गया। जैसे भारत देश का जब पुनर्गठन हुआ उसमें भारत जैसे जो हमारे जो भारत देश है उसके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। नया राष्ट्र का चुनौती था, जो उसका किस तरीके से लोग आए यहाँ पर रहे, पुनर्वास किस तरीके से किए, देसी रियासत था, जो राजवाड़ा था उसका विलय कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्यों का जो मौलिक वर्गीकरण किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा, जो लीडर यहाँ काम करेंगे वो किस तरीके से काम करेंगे ताकि देश के हित में काफ़ी बढ़िया हो, देश का काफ़ी ज़्यादा क्या हो, अच्छा से डेवलपमेंट हो सके, है ना। इस तरीके से बहुत ज़्यादा। और 1956 के बाद जो है हमारा जो राज्य का जो कंडीशन बहुत हद तक चेंज हुआ। और आने वाला समय भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के जो भौगोलिक स्थिति को, यानी राज्यों के जो भौगोलिक स्थिति है उसको क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे बदला जा रहा है। जैसे बंटवारा किया जाए, 2000 में भी तो बंटवारा किए गए। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर का क्या किए, हम लोग समराइज किए। और समराइज करने के बाद हम लोग बहुत सारे चीज़ों को इसमें हम लोग सीखे। आने वाले चैप्टर में हम लोग और भी चीज़ को देखेंगे आगे। ठीक है, आप लोग एक बार अपना जो SCERT NCERT या जो भी बुक है आपके पास, एक बार उस बुक को पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और उसको रिवाइज करने का कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, मन लगा के पढ़िए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फिर से हम लोग समराइज टाइप से अलग दूसरे टॉपिक का जो है वो लेकर के आएंगे और आपको टॉपिक समझाने का कोशिश करेंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट है ये, उसको अच्छे से समझिए बढ़िया से, ताकि आपको याद रख सके, बार बार उसको रिविज़न करिए। थैंक यू।